हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मोर विद खुशी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा वह यूपी बोर्ड अंग्रेजी कक्षा 12 के लिए मॉडल पेपर पर आधारित है 2025 के। यानी कि इंग्लिश का पेपर जो है आप लोग का वो किस प्रकार का आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस करने होंगे और कितने वर्ड्स में क्वेश्चन करने होंगे, ये सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा जिससे जिससे आपको आपके पेपर में बेनिफिट मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12 में टोटल प्रश्नों की संख्या होती है 12 प्रश्नों का ये पेपर होता है, जिसमें से सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन डी 4 भागों में विभाजित होता है। सबसे पहले आता है सेक्शन ए, जो रीडिंग होता है, पैसेज दिया रहता है और उसका क्वेश्चन दिया हुआ होता है 5 क्वेश्चन, जिसको आप लोग को कंप्लीट करना होता है। तो ये एक मॉडल पेपर है, चलिए इसको देखते हैं। मॉडल पेपर 1 क्लास 12, all questions from all the sections are compulsory. Section 1, Section A, reading. First, read the following passage and answer the questions given below it. Life is not a bed of roses, but a bed of thorns. It's full of dangers and difficulties. They have to be overcome if we are to succeed in life. In the race of life, we should not be afraid of the risk, which is but natural. Success in any work in life goes to those persons who welcome risk. Science would not have made such a wonderful achievement if our scientists had not risked their lives and comforts. The more difficult a work is, the harder should be our effort to perform it. Life is not a smooth sailing. Petty difficulties frighten a weaker heart who is not prepared to take a risk, but brave heart achieve fame and honor because they enjoy taking risk. In short, risk brings success and work miracles. तो फ्रेंड्स, जो ये सेक्शन ए होता है जिसमें रीडिंग करना होता है, इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। ये 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वह इन्हीं में से इनका आंसर होता है। इन्हीं में से खोज के आप लोग को आंसर लिखना होता है। जैसे कि एक का क्वेश्चन है, हाउ इज़ मैंस लाइफ। तो यहाँ पर देखिए पहले लाइन में मिल गया है कि लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स। तो मैंस लाइफ इज़ ए बेड ऑफ थॉर्न्स एंड फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफिकल्टीज। क्वेश्चन 2 है, व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ। व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ। तो इसका आंसर देखिए यहीं पे है, इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज़ बट नेचुरल। तो इसका आंसर है, फॉर सक्सीड इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज़ नेचुरल। क्वेश्चन नंबर सी है, हु आर फ्राइटेंड बाई पीटी डिफिकल्टीज। तो यहाँ पे ऊपर में हम लोगों ने ये पढ़ा, ये पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और ये 5 क्वेश्चन के आंसर इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। तो इस पैराग्राफ का जो आंसर है देखिए यहाँ पे है, पीटी डिफिकल्टीज फ्राइटेन ए वीकर हर्ट हु इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक अ रिस्क। तो यहाँ पे इसका आंसर है, पीटी डिफिकल्टीज फ्राइटेन ए वीकर हर्ट हु इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक अ रिस्क। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव। ब्रेव हार्ट क्या अचीव करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट लाइन के ऊपर देखिए, फेम एंड ऑनर, यानी कि ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर। क्वेश्चन नंबर ई है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। तो देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर में पढ़ा है कि रिस्क इज बट नेचुरल। तो वह नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है और आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम होता है। तो कृत्रिम का यानी आर्टिफिशियल का अपोजिट है नेचुरल। फिर ई का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स फियर। फियर मतलब क्या होता है, भय या डर। इसका आंसर देखिए वहाँ पे है, ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था अफ्रेड एंड फ्राइटेन, ये दोनों है। अब दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी में का, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल। तो मिरेकल का एडजेक्टिव फॉर्म होता है मिराकुलस। अब आज जाते हैं सेक्शन बी पे। ये हमारा सेक्शन ही कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सेक्शन बी आते हैं जिसमें राइटिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 या 150 वर्ड्स। आप लोग को 3 टॉपिक्स दिए होंगे, उनमें से एक टॉपिक पर आप लोगों को 100 या 150 वर्ड का 100 या 150 वर्ड्स में आप लोग को टॉपिक लिखना होता है। चाहे आप राइजिंग प्राइस पर लिखें, चाहे आप सोशल इवेल्स पे लिखें, चाहे आप इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स पे लिखें, इन तीनों में से किसी एक पर आप लोग को लिखना होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर तीनों पे लिख दिया है, राइजिंग प्राइसेस और सोशल इवेल्स, इम्पोर्टेंट ऑफ
गेम्स। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले पढ़ते हैं राइजिंग प्राइसेस। व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज इंक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन ए सस्टेन्ड मैनर, द phenomenon is called inflation. It is measured in terms of an annual percentage change in a price index, which is normally the consumer price index. Another segment of society that is affected by rising prices is the middle class, a robust part of society. The middle class now finds itself struggling to make ends meet. These are people who earn a fixed income. They are the salaried class. Unfortunately, their salaries are unable to keep up with the constant increase in price of necessary goods and commodities. As a result, the gap between the haves and the have-nots increase day by day. However, there is no doubt, in fact, that it is the common man who is the one most deeply affected at the end of the day. Sweeping reforms needed to control hoarders and reform agriculture in a way that price hikes for essential commodities don't hit the common man where it hurts most, his wallet. अब यहाँ पे है व्हाट राइजिंग प्राइसेस डू। ये हेडिंग डाल के आप लोग लिख सकते हैं इसको। इट हैज़ कॉमनली बीन हेल्ड that price rises are a normal part of a growing economy. This is true to some extent. However, recent years have seen exponential hikes in prices, hikes that are affecting those Indians who were already at subsistence level. The number of people living below the poverty line is actually increasing instead of decreasing. ये नंबर फर्स्ट पे था राइजिंग प्राइसेस पर 150 वर्ड्स। सेकेंड है सोशल इविल्स। Other issues include female feticide, female infanticide, drug abuse, prostitution, child labor, and child abuse. Pandit Jawaharlal Nehru strongly believed it is science alone that can solve the problem of hunger and poverty, of insanitation and illiteracy, of superstition and deadening custom and tradition. To check all the issues, the first and the foremost step should be to educate people. Government too has taken constructive measures like making primary education free and compulsory for children from 6 to 14 years, and child labor has been banned. Sarva Shiksha Abhiyan is one such initiative. Government has also taken steps to reduce poverty by small farmers development program, drought area development program, minimum needs program, assurance on employment, and many other development schemes. A lot need to be done to eradicate the threats of a number of social evils still haunting our society. The citizens should strictly follow the rules as considered in the Constitution and should not perform the nefarious acts like female feticide, bridge burning, dowry raising, gender discrimination, etc. Youth, which is the strength of our nation, should strengthen the organization having the agenda to eradicate this social problem in India by spreading awareness and by holding demonstrations. Nothing can be done sufficiently until many people understand the problem and take action to bring a revolutionary change. The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. ये नीचे अल्बर्ट आइंस्टीन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कथन है कि दुनिया रहने के लिए खतरनाक जगह है, उन लोगों के कारण नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उन लोगों के कारण जो इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। चलिए आगे है सी क्वेश्चन। आगे है सी इम्पोर्टेंट ऑफ द गेम्स। इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स में है गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप इन अस ए सेंस ऑफ फेलो फीलिंग्स. They train our minds and shape our thinking. They develop in us the spirit of cooperation, discipline, honesty, and sportsmanship. Students should take part in games and sport because a healthy mind lives in a healthy body. Games are a vital part of human culture and society. Game can help children learn about the world, make friends, and improve their learning experience. Games can help children develop cognitive skills, social skills, and strategic thinking. Games can help children develop a sense of fellow feelings, cooperation, discipline, honesty, and sportsmanship. Games can help children maintain a healthy mind and healthy body. Benefits क्या क्या है गेम्स के? Games can help children improve their vitamin D levels. Games can help children develop healthy competition. Games can help children develop problem solving skills, hand-eye
coordination and network. Games can help children develop a sense of humility and learn to conduct themselves well in society. Type of games क्या क्या होते हैं? बोर्ड गेम्स such as chess, Scrabble and Monopoly. वीडियो गेम्स, स्पोर्ट्स, माइंड गेम्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो पैराग्राफ पर था, क्वेश्चन मतलब रीडिंग पैराग्राफ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था वो क्या था, वो राइटिंग पर था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। मतलब कि जो डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के ऊपर आप लोग एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली कन्वेइंग को एक लेटर लिखेंगे। लेटर लिखेंगे माल रोड लखनऊ, और किस डेट को, मार्च 23 2000 XX कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब XX डालते हैं। टू द एडिटर ऑफ नेशनल कन्वेइंग गोरखपुर यूपी। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। रेस्पेक्टेड सर या मैडम, I am writing to express my concern regarding the alarming rise in the prices of diesel and petrol. This increases has a significant impact on the daily lives of citizens, affecting transportation cost and the prices of essential goods. I urge the authorities to take immediate action to address this issue. Thanking you, yours sincerely, Hari. आप वहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं। और दूसरा, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच। मतलब कि इन दोनों लेटर में से किसी एक लेटर पे आपको लेटर लिखना है। सेकंड है, पहले हम लोग एड्रेस डालेंगे 75 पे नेहरू नगर भोपाल। आप लोग को जो उस समय याद आए आप लोग वही डालिएगा। 8 जुलाई 2000 आप कोई भी तारीख डाल सकते हैं, कोई भी सन डाल सकते हैं। और आप एग्ज़ाम 2000 में दे रहे हैं तो 2000 डाल के XX लिख दीजिएगा। फिर टू द प्रिंसिपल XYZ स्कूल, अपने स्कूल का नाम मेंशन नहीं करना है वहाँ पे। उसके बाद भोपाल, उसका सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच। डियर सर या मैडम, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू टू अरेंज ए फुटबॉल मैच टू आवर कॉलेज। दिस इवेंट वुड नॉट ओनली प्रमोट sportsmanship but also foster team spirit among students. We believe it would be a great opportunity for everyone to engage in physical activity and enjoy some friendly competition. Your obediently, Raghav. अब देखिए ये सेक्शन ए और सेक्शन बी हमारा समाप्त हुआ। अब यहाँ से आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होता है वो ग्रामर पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द एब्सेंस ऑफ ए गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कार्ड। ये जो है अनेक शब्दों के एक शब्द जो आता है उसमें से है, यानी कि जहाँ पर सरकार नहीं होती है उस देश को क्या कहते हैं, तो वहाँ की जो शासन होती है उसको बोलते हैं एनार्ची। दूसरा है द फ्रेज इंचिंग टुवार्ड्स। इंचिंग टुवार्ड्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब कौन सा ऐसा जो फ्रेज है इसका मीनिंग से रिलेटेड है, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर सी है, द सिनोनिम ऑफ ऑडेशियस। ऑडेशियस का सिनोनिम क्या होगा, तो सिनोनिम पहला और दूसरा दोनों होगा, डेयरिंग और एडवेंचरस। क्वेश्चन नंबर डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो ए है, द एक्सेस प्रोडक्शन इज यूजली इम्पोर्टेड अबाउट। बी, यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। सी, ही इज़ वेल एक्वाइंटेड टू मी। डी, आइदर यू गो और स्टे। तो इसमें से बी और डी, यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट और आइदर यू गो और स्टेट, ये दोनों जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर ई है, द एंटोनिम ऑफ सैक्रेड इज। सैक्रेड का एंटोनिम क्या होता है, तो सैक्रेड का एंटोनिम होता है प्रोफेन। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है किसी एक को। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे दिया है, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। दूसरा है, रोड सेड टू अस लेट्स गो फॉर ए पिकनिक। इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, इसका होगा आई एडवाइज्ड देम नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। दूसरा है, रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर ए पिकनिक, तो रोहित सजेस्टेड अस टू गो फॉर ए पिकनिक। क्वेश्चन नंबर बी आता है इसमें, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए डायरेक्टेड। ठीक है, जैसा दिया गया है, यानी कि जैसा आपको निर्देश दिया गया है। अगर बोला गया है यहाँ पर देखिए सेंटेंस कंप्लीट है, वहाँ दिया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि आपको इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। क्वेश्चन है, आई कैन गिव यू ए ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर होगा, आई कैन गिव यू ए ड्रेस दैट माई मदर गिफ्टेड मी। सेकेंड है, डू इट लीव इट, इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, आंसर होगा डू इट और लीव इट। सी है, ट्रांसफॉर्म,
तो जो क्वेश्चन नंबर बी है उसमें से भी अब आपको दोनों में से किसी एक को ही करना है। क्वेश्चन नंबर सी है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसा कहा गया है इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज करिए। पहला है ही हैज़ सेव्ड माई लाइफ, इसको किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो माई लाइफ वाज सेव्ड बाई हिम, इसका आंसर होगा। 2 है, दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज़, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। नो अदर रेमेडी इज़ मोर इफेक्टिव फॉर दिस डिजीज़। आप लोग पढ़े होंगे कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इन दोनों में से किसी एक सेंटेंस को आपको सही करना है। हु आर सीनियर देन मी, इसका करेक्ट होगा यू आर सीनियर टू मी। दूसरा है कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो कैटल आर ग्रेजिंग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको हिंदी के कुछ वाक्य दिए गए होंगे, उन वाक्यों को आपको इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। जैसे नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु उत्साहित दिखाई देता है। देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे। देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वह अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें, तभी हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको मीनिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको ये नहीं है कि बहुत हाई लेवल का मीनिंग का यूज़ करना है, नहीं। आपको जितना मीनिंग्स आता है अपनी भाषा में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये नहीं कि हमको मीनिंग नहीं आ रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे, इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इसको करके भी आएंगे, क्योंकि अपने भाषा में जो सिंपल लैंग्वेज होता है उसी भाषा में इसको चेंज करके आएंगे। देखिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, यंग पीपल आर वेरी इंथुसियास्टिक अबाउट सर्विंग देयर कंट्री। एवरी यंग पर्सन's cooperation and service is needed to improve the country's condition. Our ordinary bookish knowledge is not very useful. The poor farmer want to know how to produce good crops. It is the responsibility of the young people of the country to serve their nation with a sincere heart. Only then will our only then will our country become a developed country. देखिए यहाँ पर हमारा सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी समाप्त होता है। यानी कि ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन, रीडिंग और राइटिंग, उसके बाद से लेटर, ये सब हमारे वहाँ पर ख़त्म हुए। मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, जो भी सेंटेंस होता था, ग्रामर का पोर्शन हमारा ख़त्म हुआ। अब देखिए सेक्शन जो डी है वो लिटरेचर से संबंधित है। मतलब कि हम लोग अपने बुक में जो भी पढ़े होंगे, जैसे प्रोज, पोएट्री, विस्टास, सप्लीमेंट्री रीडर, इन सब से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने वर्ड में उसका आंसर देना होता है और क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से अभी तक हम लोग 6 क्वेश्चन कवर किए। अब 7th क्वेश्चन क्या पूछता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। यानी कि हर प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और हर प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों में देना है। 40 शब्द से कम ना हो, ज़्यादा हो जाए पर कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट हैपन टू द रैट ट्रैप सेलर इन द वुड्स। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। आपको इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, दोनों का नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे हम यहाँ पर दोनों लिख दिए हैं, आपको किसी एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है, द रैट ट्रैप इज ए स्टोरी ऑफ ए पैडलर हु यूज्ड टू अर्न हिज लिविंग बाय सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स मेड ऑफ वायर। सिंस हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल he resorted to begging and petty thievery. Nobody treated him with kindness and respect. अगला क्वेश्चन है, वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर। यानी कि गांधी जी ने वकील के ऊपर क्यों चिल्लाए या क्यों डांटा उनको। आंसर है, ड्यूरिंग हिज स्टे एट मुजफ्फरपुर द लॉयर्स ब्रीफ्ड गांधी जी अबाउट द केस ऑफ पुअर पीजेंट। They told about their cases and the size of the fee. Gandhiji chided them for collecting big fees from the sharecroppers. He advised them to stop going to law courts. He pointed out that the peasants were poor and fear-stricken. It was urgent to make them free from fear. ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है, Why did the peddler consider the world as a rat traps? और बी का ही दूसरा क्वेश्चन है, Why did the instructor do to train Douglas? इन दोनों में से आपको कोई एक प्रश्न ही हल करना है। क्वेश्चन बी का राइट आंसर है, द पैडलर कंसिडर्ड द होल वर्ल्ड as a big rat trap, its sole purpose being to set baits for people. The joys and riches of this world are nothing but tempting baits, and anyone who is tempted by them was captured by the rat trap which completely closed in on him. 2 है,
अगला है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डॉगलास। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डॉगलास piece by piece. For 3 months, he held him high on a rope attached to his belt. He went back and forth across the pool. Panic seized the author every time. The instructor taught Douglas to put his face underwater and exhale and to raise his nose and inhale. Then Douglas had to kick with his leg for many weeks till these relaxed. After 7 months, the instructor told him to swim the length of the pool. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी कि आपको इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों में देना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस रीच द स्कूल। जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो क्लास के अंदर का क्या सीन रहता है उसके बारे में बताइए। आंसर है व्हेन फ्रांस रीच द स्कूल द सीन इनसाइड द क्लास वेरी वाज unusually very quiet. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. He saw his classmates had already taken their places and his teacher, M. Hamel, was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. Franz had to open the door and go to in before everybody. He was very blushed and frightened, but when M. Hamel saw him, he said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." Franz jumped over the bench and sat down at his desk. When he sat down, he noticed that his teacher had put on his beautiful clothes. Beside it, the whole school seemed very strange and solemn. One thing surprised Franz very much. He saw on the back benches of the class, there were people of village who were sitting like themselves. Question number second है what condition compelled Sahib to wander in the street of the life for rag picking? Answer है Sahib, who belonged to the family of rag pickers, was a young boy wandering in the street of the Delhi with his friend. They were the squatters from Dhaka, Bangladesh, where the storm has destroyed their green field and homes. They were so poor that they could not go to school. Their parents were dependent on rag picking only for their livelihood and unable to bear any other expected foodings. In total, their poverty was the plight that compelled Sahib and others like him to wander in the streets of Delhi for rag picking. रैग पिकिंग का मतलब होता है कचरा उठाना या फिर कचरा उठाने वाला को बोलते हैं रैग पिकर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 8 था। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको 80 वर्ड्स में देना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आप लोग को पोएट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोएट्री के पोएम के 4 लाइन 8 लाइन आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे किया गया है 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. क्वेश्चन है हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन। इसका आंसर है ए थिंग ऑफ ब्यूटी कैन मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन बिकॉज इट कैन इंस्पायर अस, प्रोवाइड पीस एंड हेल्प अस फॉरगेट आवर ट्रबल्स। क्वेश्चन नंबर बी है हाउ डज द लवलीनेस ऑफ ब्यूटी इंक्रीज। आंसर है द लवलीनेस ऑफ ए ब्यूटी इंक्रीजेज ओवर टाइम बिकॉज इट इज़ इटर्नल एंड विल ऑलवेज बी अप्रिसिएटेड। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट डज द पोएट मीन बाई बट विल कीप ए बॉयर क्वाइट फॉर अस। इसका आंसर है टू कीप ए बॉयर मीन्स टू कीप ए शेड फॉर अस वेयर वी कैन रिलैक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। देखिए यहाँ पर भी पोएम्स है, आपको 3 पोएम्स दिए जाएंगे। उन तीनों पोएम में से किसी एक पोएम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। चाहे आपकी जो भी क्वेश्चन दिए होंगे, तीनों क्वेश्चन में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन है कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66 और एंट जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है, 3 पोएम दिए गए हैं, तीनों पोएम में से किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे पहले का सेंट्रल आइडिया है इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ ए क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, मैन्स एक्शन इज रश एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज्ड मच चॉइस एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड, नाउ इट इज़ द टाइम व्हेन ही शुड टेक ए पॉज, ही शुड टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स।
क्वेश्चन नंबर 2 है माई मदर एट 66। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? थो अगेन इज ए नेचुरल प्रोसेस येट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर loved and near ones is very painful. The poem talks about the feeling of loneliness that aged people experience and the feeling of a guilt which their offspring experience for not being able to be with their parents in their old age. The poem also explores the feeling of melancholy and pain that a daughter experiences while leaving her mother all by herself at a ripe old age. क्वेश्चन नंबर सी है आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर्स का सेंट्रल आइडिया है द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स ब्रिंग आउट द स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट a woman has to go through in a male chauvinistic society. Aunt Jennifer, the protagonist, is symbolic of women all over the world who are victims of oppression at the hand of the patriarchal system. The poem revolves around desires and the depressingly harsh realities of Aunt Jennifer's existence, using sharp contrast between the tigers and herself. The tigers appear to be in sharp contrast to her personality. Aunt Jennifer is evidently a lonely, pained old woman plagued by an anxiety. The reason for his miserable plight is the oppressive patriarchal family system wherein the whole soul of the family in the male and it is he who dominates the scene. She creates an alternative world of freedom, a world that she longs for. क्वेश्चन नंबर 10 था सेंट्रल आइडिया पर आता है जिसमें से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ये जो क्वेश्चंस है यह विस्टा सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप लोग को शुरू में क्वेश्चंस मिले थे जो एक क्वेश्चन आपको 40 वर्ड्स में करना था, फिर सेकंड वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको 80 वर्ड्स में करना था। वो जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आपको प्रोज से पूछे गए थे जिसमें 40 वर्ड्स और 80 वर्ड्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे ही अब ये जो क्वेश्चंस है वो विस्टा सप्लीमेंट्री से पूछे जाते हैं जो 40 वर्ड और अभी आगे क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा वो 80 वर्ड्स का आएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए है हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल। One night, Charlie worked till late at the office. Then he was in a hurry to get back to his apartment, so he decided to take the subway from Grand Central. He went down the step and come to the first level. Then he walked down to the second level from where the suburban train left. He ducked into an arched doorway that headed to the subway. Then he got lost. Knowing that he was going wrong, he continued to walk downward. The tunnel turned a sharp left and then taking a short flight of stairs he came out on the third level at the Grand Central Station. इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए जो चार्ली है वो थर्ड लेवल में कैसे इंटर करता है। तो ये उसका प्रोसेस था, मतलब ऐसे ऐसे जाता है फिर वह थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द किंग टाइगर डिसाइड टू मैरी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो किंग टाइगर है उसने शादी करने का निर्णय क्यों लिया। आंसर है द टाइगर किंग सडनली डिसाइड टू मैरी बिकॉज firstly, he was of marriageable age and secondly, he wanted to kill 30 more tigers in his father-in-law's estate in order to complete the tally of 100 tigers. For this reason, he wished to marry a girl in the royal family of a state with a large tiger population. क्वेश्चन नंबर बी है वाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम। देखिए क्वेश्चन नंबर जो ए था इसमें से आपको जैसे शुरू में जो प्रोसेस चला है कि दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को करना है, वैसे ही इसमें भी दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को करना है। क्योंकि देखिए बीच में और लगा है, बीच में और क्या लगने का मतलब यही है या तो ये करिए या तो ये करिए, दोनों में से किसी एक को करना है। क्वेश्चन नंबर बी है वाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम। आंसर है डेरी वॉज ए यंग बॉय हु इज द हाफ ऑफ द फेस हैड बीन डिसफिगर्ड बाई एसिड. His shattered self-confidence did not allow him to face the world. As a result, he tried to be only in a scheduled place. Mr. Lamb did not show any dislike or horror at the way Derry looked, which surprised him. Although Derry wanted to leave the garden the moment he noticed that he was not alone, the old man's interesting and peculiar conversation kept him glued. Also, Derry noticed that, like him, the old man also had a disfigured body part which attracted mockery. Yet he did not give in and was living his
life happily. Mr. Lamb spoke words of encouragement, hope, and zest for life which no one had ever spoken to him. He makes the boy aware of his physical strength and explains the importance of emotional well being. This realization draws him closer to the old man. Question अगला है व्हाट विल डॉक्टर सडाओ डू टू गेट रीड ऑफ द मैन. इसका आंसर है डॉक्टर सडाओ विल प्रोवाइड हिम ए बोट with enough food and clothes in it. He will help him to reach a nearby island. From there, he will be able to take a Korean fishing boat and escape to freedom. Thus, Dr. Sadao will get rid of the man. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 भी यही है कि आपको दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे. इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग. The Maharaja of Pratibandhpuram was the Tiger King. His other name was His Highness Jamidar General Khiledar Major Satavyagrah Samari Maharaja Dhiraj Vishwa Bhuvan Samrat सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK. यानी कि इतना सारा नाम था उसका. ठीक है, जो टाइगर किंग के नाम से बहुत छोटा नाम रखा गया उसका. बट हिज नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग. फिर उसका नाम छोटा करके टाइगर किंग रखा गया. ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग बिकॉज वेन ही वॉज बॉर्न द एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड दैट हिज डेथ would come from a tiger. When the king came at the age of 20 years, he came to know about this prophecy. There were many forests in his state. The Maharaja started tiger hunting. ठीक है, उन्होंने टाइगर का शिकार करना स्टार्ट कर दिया. ही वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड द मेजर वेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर. ही सोड इट टू द स्टेट एस्ट्रोलॉजर. यानी कि उसके राज्य का जो एस्ट्रोलॉजर था उसको दिखाता है कि देखिए मैंने इससे को मार दिया. बट द स्टेट एस्ट्रोलॉजर सेड, फिर वो क्या कहता है कि योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर इन द सेम मैनर. आप इसी तरह 99 टाइगर को मार सकते हैं बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर. द महाराजा डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर फर्स्ट बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स. ठीक है, टाइगर हंटिंग वॉज बैंड बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. महाराजा को छोड़कर बाकी सबके लिए टाइगर हंटिंग जो था वो बंद कर दिया गया था, बैन लगा दिया गया था. क्वेश्चन में बी है वाई डिड सैम बाई ओल्ड करेंसी ऑफ $1800. व्हाट डिड ही डू विथ इट. आंसर है इन Galeshburg of 1894, people led a peaceful life. They were free from tensions and worries and needed no psychiatrist help. So Sam could not practice psychiatry there. Thus Sam bought $800 worth of old style currency to establish his new business in old Galeshburg. He always said that what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his business. Okay friends, क्लास 12th मॉडल पेपर 2025 इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका कंप्लीट हुआ. यहाँ पर वीडियो अगर हेल्पफुल हो, आपको समझ आया हो कि हाँ आपके क्लास 12 के इंग्लिश का जो पेपर होगा वो किस बेस्ड पर आएगा, मतलब कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, कैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कितने वर्ड्स में लिखने हैं, तो आपको ये वीडियो यूज़फुल होगा. तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल लर्न मोर विथ खुशी. और अगर आपको अदर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.